खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक और नई दिल्ली के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, ऐवान की कार्रवाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करने के साथ साथ दीगर कुछ मौज़ूआत भी है। इस प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर हमारी नज़र रहेगी, यानी 5 के पंच में आप तक ये सारी खबरें पहुंचेंगी। लेकिन उससे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना और सबसे पहले वो अहम तरीन 5 खबरें जो सुबह से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिन पर आप सबसे ज़्यादा तज्जिया तबसरा करते हैं, सबसे ज़्यादा फीडबैक देते हैं, उन 5 बड़ी खबरों पर नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले बात कौमी तहकीकाती एजेंसी की। आज फिर से कार्रवाई हुई। तकरीबन 8 ऐसे मकामात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जहां छापेमारी की और टेरर फंडिंग केस में आज सुबह सुबह जनूबी और शुमाली कश्मीर के इलाकों में छापे मारे गए। तफसीलात के मुताबिक ये छापे वादी कश्मीर के बारामूला, शोपियां जिले में चतरगाम इलाके में आज सुबह सुबह हुई। छापों के दौरान एनआईए के जो एहलकार थे उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस थी, सीआरपीएफ थी, जो आज इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, या फिर जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो इस तरीके से जिनको साइलेंट ऑपरेशंस भी कहा जाता रहा वो चलता रहा। आखिरी इतलात मिलने तक मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ तो हुई है, लेकिन क्या कोई काबिल एतराज मवाद भी सिक्योरिटी एजेंसियों के, तहकीकाती एजेंसियों के या दस्तों के हाथ लगा है, इसकी कोई इतला नहीं पहुंची है। हतमी नोटिस या फिर प्रेस रिलीज का हमें भी इंतजार है एनआईए की तरफ से, जिसमें तफसीलात शेयर की जाएंगी। एक साबिक मिलिटेंट समेत दीगर उसके साथियों या फिर ऐसे लोग जिनका टेरर फंडिंग के साथ नाम जुड़ा हुआ था, उन लोगों से सुबह सुबह खबर आई कि पूछताछ कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से की जा रही है। जब ऑपरेशंस की बात हो रही है तो सरहदी बेल्ट में भी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर में 2 सरहदी इलाके राजौरी और पुंछ अजला में भी जंगलाती इलाकों में पिछले 1 हफ्ते के दौरान कई जगहों पर छापे मारे हैं। तलाशी कार्रवाइयां जारी रखी हैं और आज भी एक बार फिर से खबर ये आई कि मुश्तबा मिलिटेंटों का सफाया करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम करते हुए 3 अफराद को जहां पर गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ उनसे हुई, बल्कि एहतियाती तौर हिरासत में लिया गया। ज़राए से इतलात मौसूल हुई राजौरी के बुद्धल, थना मंडी, सुंदरबनी, कालाकोट के अलावा पुंछ के मेंढर इलाके में, जबकि पुंछ कस्बे के साथ जो पुंछ सेक्टर कहलाता है वहां पर भी मुख्तलिफ हिस्सों में सरहदी बेल्ट में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन वक्फे से जारी हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि जब एतवार की शाम बुद्धल में एक बार फिर से बारूटी से 3 अफराद को पूछताछ के लिए उठाया गया, तो उसके बाद कई ऐसे खुलासे शायद मुमकिन तौर पर हुए होंगे, क्योंकि सुभाई, मुरादपुर, बटोनी, गांव बावाल, सुंदरबनी, कालाकोट, तत्तापानी, मंजाकोट, गंभीर मुगला समेत राजौरी में भी राजधानी, थना मंडी, तलाशी आसपास के इलाकों में तलाशी कार्रवाई तेज की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज पुंछ जिले में जो कालाकोट एनकाउंटर हुआ था उसके बाद ऑपरेशन और तेज कर रहे हैं। गुरसाई, जबरावाली, इसके अलावा सरूती, अड़ी गांव और आसपास के इलाकों में भी एजेंसियां जो है वो काफ़ी मसरूफ हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी मजीद 3 अफराद के अलावा अभी तक हुई हो इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ज़रूर एहतियाती तौर पर कुछ लोगों से पूछताछ भी हो रही है और मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद ये ऑपरेशन जो है इन इलाकों में चल रहे हैं। तीसरी खबर ये भी लगभग सलामती से जुड़ी है। बात उस ऊंट की जो फौजी दस्तों के साथ या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो एक तरह से मदद भी करता है, और फौज ने मशरकी लद्दाख के अंदर कदम उठाया लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए या मदद के लिए। 2 कुबों वाले जो ऊंट हैं उनको तैनात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कर दिया गया है। इसे डबल कोहदार ऊंट भी कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी के वादी नोबरा में सयाहों के लिए भी दस्तयाब होता है। और फौज की उधमपुर में मुकीम शुमाली कमान ने एक बार फिर से एक्स पर यह जानकारी दी है कि बैक्टीरियन डबल कोहों वाले ऊंटों की मशरकी लद्दाख में आखिरी मील तक अहम बोझ की तरसील और सतह मुरफ़क़ा के रेतले खित्तों में गश्त करने की एक जदीद जरिए के तौर पर तैनात किया गया है। साथ ही पोस्ट में यह भी शेयर किया गया कि ऊंटों के इस्तेमाल से आवाम के लिए रोजगार पैदा होगा। लद्दाख में दोहरे कुबों वाले जो ऊंट हैं तेजी से कम होती आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी राह हमवार करने की कोशिशें हों, और पोस्ट से यह भी पता चला कि इनकी तैनाती से सरहदी इलाकों में जहां पर अभी तक फौज को इस ऊंट की ज़रूरत पड़ी थी सामान ले जाने के लिए, ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पर इनको गश्त करने के लिए भी। तो इसके लिए एक बार फिर से सर्टिफिकेट्स या जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेशन का सिलसिला है वो भी जारी रखा है। इसलिए अब कोशिशें की जा रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में इन ऑपरेशंस का हिस्सा ये बन सकते हैं। इस पर साथ साथ नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज की है। चौथी खबर, चेन्नई की बात। तमिलनाडु के अंदर शदीद बारिशों की वजह से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा परवाजें न सिर्फ मनसूख हुई हैं, कई बड़ी ट्रेनें 2 दर्जन से ज्यादा जिनकी तादाद बताई गई पिछले 24 घंटों में मनसूख करनी पड़ी है। स्कूलों में आज यानी 5 दिसंबर तक तातील का ऐलान किया गया था। मुमकिन है इनको बढ़ाया जाए क्योंकि सूरत हाल अभी ठीक नहीं हुई है।
चेन्नई में 8 लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि कई लोग मुख्तलिफ इलाकों में फंसे। हालांकि बचाव ऑपरेशन भी साथ साथ चले हैं, लेकिन समुद्री तूफान मिचांग तेजी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ जब बढ़ा तो आज आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में पानी दाखिल हुआ है। साथ ही तमिलनाडु में कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे एक ये भी देखा जा रहा है कि नुकसान आने वाले 24 घंटों में ना हो, इसलिए एहतियात के साथ पहले से काम लिया गया। कई लोगों की नकल मकानी भी हुई है। 5 दिसंबर तक तूफान मिचांग को देखते हुए आंध्र प्रदेश के साहिल से जो टकराया, आज जो आंध्र प्रदेश तक पहुंचा, पहले से छुट्टियां कर दी गई थी, लेकिन मशरकी साहिल के 5 रियासतें अलर्ट मोड पर हैं। आपको यह भी बताना जरूरी है कि तूफान नीलोर और मछलीपट्टनम के दरमियान जमीन से टकरा रहा है, जिसके बाद इसकी रफ्तार कम जरूर कहा जा रहा है कि होगी, लेकिन कई एक आसपास के इलाकों में जो साहिली शहर हैं वहां पर नुकसान न पहुंचाए, इसलिए छुट्टी का ऐलान। लेकिन आम जिंदगी आंध्र प्रदेश, चेन्नई या आसपास के हिस्सों में एक बार फिर से मुतासिर हुई है। यूं कहा जा सकता है कि पटरी से निज़ाम जिंदगी उतर गया है, लेकिन बहाल करने की कोशिशें भी बहुत जल्द होंगी। वो तब मुमकिन है जब पानी थोड़ा सा साहिल इलाकों में कम होगा। 5वीं खबर, इजराइल गजा के दरमियान होने वाली जंग जो परसों यानी 7 दिनों की जंगबंदी के बाद दोबारा शुरू हुई है। एक बार फिर से 2 स्कूलों को टारगेट किया गया है। 56 फलस्तीनी शहरी पिछले 24 घंटों में मारे गए हैं और मज़ाहमती तहरीक हमास के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो भी काफी तेजी के साथ चल रही हैं। जमीनी जंग का दायरा जुनूबी गजा से बढ़ाकर दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां या फिर बुलडोजर खान यूनिस जब पहुंचा दिए थे, तो उसके बाद मशरकी इलाके पर नजर थी और मीडिया रिपोर्ट से भी बताती है कि 2 स्कूलों पर बमबारी हुई है, 50 फलस्तीनी मारे गए, सैकड़ों जख्मी हैं। स्कूलों में सैकड़ों लोग जो अभी तक का सर जिन्होंने ढका था या छुपे बैठे थे, उनको भी बेघर होना पड़ा है। फलस्तीनियों ने पनाह तो ली थी, लेकिन यहाँ पर भी उनके लिए कोई राहत का सामान नहीं था। इजरायली फौज ने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि साथ ही मेन फाइबर रूट्स काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से गजा में एक बार फिर से लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी मुअत्तल होकर रह गई है। फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने के लिए अहकाम दिए गए हैं, जबकि 24 घंटों में जनूबी गजा के बाद गोदाम छोड़ने का हुक्म जब मिला है, उसका मतलब यह है कि अब भूखमरी से भी बहुत ज्यादा लोग मगरबी किनारे या फिर जिसको आप वेस्ट बैंक कहते रहे, जहां पर अब तक 700 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, वहां पर भी यह कार्रवाई आगे जा सकती है। इस तरह का इशारा या इंडिया फौज की तरफ से दिया जा रहा है। ये 5 खबरें जो अब तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी या टॉप 5 में टॉप ऑफ द लिस्ट जो खबरें रहती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत अहम तरीन खबरों के साथ होगी। ऐवान की कार्रवाई में जम्मू कश्मीर का इस वक्त जिक्र हो रहा है और सबसे पहले बात जरा बिजली की, क्योंकि बिजली बहरान से कश्मीर की आवाम बेबस है। अब से थोड़ी देर पहले ये बयान सुप्रिया सूले की तरफ से दिया गया। नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एनसीपी की सीनियर लीडर हैं, रुकन पार्लियामेंट हैं। कश्मीर में रोजाना एहतजाज हो रहे हैं सुप्रिया सूले के मुताबिक, और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने की भी उन्होंने अपनी तकरीबन 12-13 घंटों के दौरान जब वो खड़ी हुई अपनी तकरीर में बात कही, लेकिन साथ ही साथ कहा कि सलामती सूरत हाल पहले के मुकाबले बेहतर है, मगर इतनी बेहतर भी नहीं जहां यह कहा जाए कि ऑल इज वेल। सुप्रिया सूले के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर फौजी एहलकारों की जानें ना जाती। एक बार फिर से बालाकोट एनकाउंटर का उन्होंने हवाला दिया। अब से थोड़ी देर पहले ऐवान के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर वो बात कर रही थी। बिजली की सूरत हाल पर बेहतर करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत ये सारे इकदाम जो इस वक्त किए जा रहे हैं, बिल्स लाए जा रहे हैं, रिजर्वेशन की बात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, इससे पहले हुकूमत एक कदम उठाए और वो इंतखाबात कराए। क्यों जो बल्दियाती इदारों के इंतखाबात थे वो भी एक एक्सक्यूज देकर हुकूमत की जानिब से मुअत्तल करने का फैसला लिया, मुलतवी करने का फैसला लिया गया, या फिर असेंबली इंतखाबात में ताखीर। अगर आप पंचायत सतह पर या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात वक्त पर नहीं करा रहे हैं तो फिर सवालिया निशान यहां पर लगना चाहिए। सुप्रिया सूले जम्मू कश्मीर का मामला, बिजली, सलामती और साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की मांग अब से थोड़ी देर पहले ऐवान के अंदर बात कर रही थी। लोकसभा से सुप्रिया सूले को सुनिएगा। And I would like to ask, and I remember him committing to good investments on the floor of the house in the old building and to elections. Unfortunately, that has not happened. And I would like to put the urban local bodies, which Saugata Babu said in his speech, I would like to take that point forward, that the urban local bodies elections, which were to be held in Srinagar, have been postponed, and the excuse given or the reason given would be delimitation. Now, had they not thought about this before? And 4 साल हो गए सर, delimitation का तो homework पहले भी कर सकते थे. So what is the reason that you want to give them freedom, you want a democratic country? The first message you have to give to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh is to have a fair election in that country. So हमारी मांग रहेगी कि पहले आप वहाँ एक election ले लीजिए. This is, I think, really going to be the honest commitment
that the Honorable Home Minister made to this nation, and we trusted him. I'm not saying we mistrust him now, but I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk. One point which is alarming in Kashmir today is electricity. आज धरने हो रहे हर जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, श्रीनगर में 10-10 घंटे का पावर कट होता है सर. So what has really happened in the last 4 years? What magic has happened? If there is no electricity, how are all the other things going to work? So these are some things which I'd like to, I'm sure the Honorable Home Minister would throw some light and enlighten us on how these things are going to be taken forward. And if there is a gap of electricity, एक बार इंडिया में कहते हैं there's a surplus of electricity. So national grid से क्यों जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं जा रहे हैं बिजली? Why do people, our brothers and sisters and our children in Jammu Kashmir have to suffer with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar? अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी के जो छोटे छोटे गांव है वहां क्या होता होगा सर? So this is something we need to really discuss. So we can't say everything is wonderful. पहले से बेहतर है जरूर है और अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए. तो जो अच्छा हुआ है उसके लिए I do compliment the government, but a lot needs to be done. Everything is not okay because we've lost our sons. So tourism has gone up? Yes, it has. But when we lose our sons of soil, then really can we say the wonderful stories about Kashmir and say, oh, we are so happy tourism has gone up. But when our so many sons have gone, बच्चे शहीद हुए, इस देश के लड़के नौजवान हैं. So we really need to introspect. It's not just about thumb chesting and oh my God, we've done something wonder, sir. We really need to walk the talk. वो माँ जानती है जिसका बेटा वहाँ शहीद हुआ है. वो बीवी जानती है उसका दुख, उसके बच्चे जानते हैं उसका दुख. For us, these are names. We will pray श्रद्धांजलि, आदरांजलि to them because जिंदा उनको रहना है. उनकी फैमिली का दुख रोज हमको नहीं पता, वो उनके बीवी माँ और बच्चों को ही वो दुख पता है. So I think this house needs to be far more synthetic. We need to be more empathetic, more compassion towards Jammu Kashmir, and it's not about them versus us. I think we all love Kashmir equally. So it's not that they have done something wonderful and we did something disastrous. एनसीपी लीडर महाराष्ट्र से आती हैं और बात जम्मू कश्मीर की कर रही थी. बिजली का बहरान खत्म करें, इंतखाबात करवाएं, सलामती सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश है और अवाम का एतमाद जो है वो किसी भी सूरत में खत्म नहीं होना चाहिए, बरकरार रहे. सुलह हुकूमत पर जोर दे रही थी. आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल लोकसभा में पेश हो गया है. इस वक्त बहस ऐवान के अंदर चल रही है और रिजर्वेशन तरमीमी बिल भी पेश हो चुका है. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में ये दोनों बिल पेश किए और पंजाबी बोलने वालों के लिए भी रिजर्वेशन का मुतालबा किया जा रहा है. आपको ये बताते चलें कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सरमाई इजलास के दूसरे दिन बाद दोपहर पार्लियामेंट में पहुंचे और एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 को एक बार फिर से उन्होंने कंसिडरेशन के लिए लाया. यानी इस पर जो बात होनी थी वो इस वक्त चल रही है. बहस तमाम लीडरान अपनी बात रख रहे हैं. ऐवान ज़री में उनकी जानिब से कारोबार की फहरिस्त के मुताबिक जो आज हमने देखा था कि रिजर्वेशन वाला बिल 5वें नंबर पर था. इसके अलावा कश्मीरी पंडितों को और साथ ही साथ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को जो फ़ायदा इन बिलों से पहुंचाने की कोशिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियारात देने की जो मजीद असेंबली के मेंबर्स उनने नामजद करने हैं, उसके लिए जो इख्तियारात देने थे, जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई दूसरे सेशन में पहुंचे और दोनों बिल पेश कर दिए गए हैं. लेकिन इस दौरान 2-3 बड़ी बातें जो एक उठी हैं कि तमाम लोगों को आप दे रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ भी ज़रूर इसकी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐवान के अंदर होने वाली कार्रवाई में अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर अमर सिंह जो कि पंजाब से रुकने पार्लियामेंट हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि बाकी लोगों का आप ख्याल कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं. सभी पसमानदा तबकों को आगे लाने की बात हो रही है. हुकूमत के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन बात उन लोगों की भी होनी चाहिए जो पंजाबी बोलते हैं और पंजाबी ज़बान को जम्मू कश्मीर के अंदर बोलने वालों की एक बड़ी तादाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे ख़त्म न सिर्फ किया गया बल्कि साथ ही जो आज के वक्त में पंजाबी बोलते हैं, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने जो कश्मीरी सिख भी मुतालबा कर रहे थे कि उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसकी तरफ इशारा किया. बिल पेश किया गया और उसके बाद थोड़ी देर पहले डॉक्टर अमर सिंह ने मुतालबा किया कि पंजाबी बोलने वालों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर फ़ायदा दिया जाना चाहिए, जिनकी तादाद जम्मू में भी कश्मीर में भी है. उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू हो रही थी. मैं प्रस्ताव करता हूं
कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जब 370 धारा समाप्त करी जा रही थी तब ये सारी ओबीसी क्लासेस को, जिनका नाम अलग था, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, उनसे वादा किया गया था कि आपको जैसे सारे भारतवर्ष में 27% रिजर्वेशन मिलती है वो आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तो अभी 2% मिलती है। तो मैं बेनती करूंगा स्पीकर साहब आपको, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को, क्योंकि देखिए नाम तो अच्छा हो गया, बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ वो जो उनकी असली मांग है ये सभी ओबीसी क्लासेस की, और आपने वहां वादा भी किया था, उसका आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सदन को वो जरूर बताइए, नहीं तो नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वो नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, वो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब आपके पास है, यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है, 2% रिजर्वेशन को आप किधर लेके जा रहे हैं? वो बहुत मुख्य मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में सर पंजाबी आदमी भी बहुत बसता है, स्पेशली इन जम्मू रीजन, श्रीनगर में थोड़े कम हैं। तो सर पंजाब की ओर से मैं बेनती करना चाहूंगा, सर कोई हमारा भी कोई आदमी उसमें नॉमिनेट करिए, उन 3 लोगों में पंजाब का आदमी, मैं पगड़ी वाला नहीं कहूंगा, कोई पंजाबी तो कर दीजिए, क्योंकि वहां हमारे इतने पंजाबी रहते हैं। बाकी आप करिए, उसमें कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि सर पंजाब इग्नोर हो जाए। पंजाबी लैंग्वेज बस सर वहां पहले चलती थी, वो बंद कर दी, तो वो भी उसको चालू करिए, वहां सर होती थी, वो उसको बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर बहुत सारे इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, अच्छी अमेंडमेंट आप लेके आए, से साथ जुड़े मुद्दे भी निपटाने का करिए। डॉक्टर अमर सिंह फतेहपुर साहिब से आते हैं। पंजाबी बोलने वालों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको भी फवायद हासिल होने चाहिए जैसे बाकी पसमानदा तबकात या बाकी लोगों को आप इस दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला के सामने ऐवान में उन्होंने बात रखी है, लेकिन जब बात रिजर्वेशन की हो रही है तो जैसे ही आज बिल पेश हुए, जरा उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि बिल पेश करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हंगामा काफी ज्यादा था। पीओजे के रेफ्यूजीज जो हैं वो आज फिर से जब उन्हीं की फवायद देने की या उनको रिजर्व करने की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो इस वक्त बड़ी खबर ये कि जम्मू के अंदर भी अब से थोड़ी देर पहले हंगामा काफी ज्यादा, नई दिल्ली के अंदर भी मुतालबात काफी ज्यादा रखे गए। बड़ी खबर के साथ आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर पीओजे के रेफ्यूजीज जो है उनका मामला भी एक बार फिर से सुर्खियों में है। बड़ी खबर जरा प्ले कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पीओजे की रेफ्यूजीज ने, जहां उनके लिए रिजर्वेशन की बात हो रही है, बिल थोड़ी देर पहले जो नई दिल्ली के अंदर ऐवान में पेश किया गया, ऐवान की कार्रवाई में रेफ्यूजीज का जिक्र हुआ और पीओजे के जो रेफ्यूजीज हैं उन्होंने 10 असेंबली नशिस्तें मांगी हैं हुकूमत से, क्योंकि उनके लिए एक सीट होगी। इनमें से जो एक बिल है जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इख्तियारात होंगे और उनको भी नुमाइंदगी फराहम की जाएगी। 2 कश्मीरी पंडित या जो माइग्रेंट पंडित्स हैं उनमें एक खातून एक मर्द, यानी एक मेल फीमेल को सीट दी जाएगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो मगरबी पाकिस्तान से आए लोग हैं या फिर 47 में और उसके बाद वहां से विस्थापित हुए, छोड़कर आए, मुहाजिर बन गए, वो आज जम्मू के अंदर रहते हैं, ज्यादातर उनकी आबादी जो जम्मू के अंदर है, वो भी नुमाइंदगी का मुतालबा कर रहे थे। हुकूमत वो बिल तो लाई है जहां पर उनको एक सीट देने की बात कही जा रही है, लेकिन मुतालबा किया गया कि 10 सीटें। एक तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर रुकने पार्लियामेंट जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जुगल किशोर शर्मा ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ साथ मुतालबात कि हमारे पीएम की तरफ से जो पैकेजेस दिए गए वो पैकेजेस भी 5-5 लाख वाले पूरे नहीं पहुंचे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है जब आप एक ही सीट उनको दे रहे हैं। और कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 16 लाख की अगर आबादी है तो फिर एक सीट से हुकूमत क्या साबित करना चाहती है। जरा दोनों तरफ की बात आपको सुनाते हैं। हुकूमत का शुक्रिया भी किया गया, दूसरी तरफ पीओजे के रेफ्यूजीज ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से 10 में असेंबली नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। बाकी जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज थे, और उसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे
जिनको 17 वर्षों तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला था। तो जैसे ही ये बदलाव आया तो आज उनको भी वो सारे लाभ जो हैं वो मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी ये सारी सुविधाएं उन हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं उन सबको जो है वो मिलेंगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे विस्थापित जो हैं कश्मीरी पंडित और इसके अलावा भी अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पीओके जिसे हम कहते हैं वहाँ के विस्थापित भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक डिमांड लोगों की आ रही थी कि भाई हमें भी कोई मौका जो है वो मिले और हम भी अपनी बात जो है वो रख सकें। इसलिए इस विधेयक में विस्थापितों के लिए भी एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। तो इससे उनमें एक खुशी की लहर भी है कि सेशन चल रहा है लोकसभा का और हमें एक किस्म का ठगा जा रहा है। क्यों? 1 सीट पीओजे के डीपीज के लिए जिनकी आबादी जो है तकरीबन 16 लाख है। क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ जी? क्या हम इसको सहन करेंगे? नहीं करेंगे। पीओजे के डीपीज इसको सहन नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जैसे कि जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन दी है कि डीपीज को 10 सीट दी जाए, वो हमें चाहिए। हम बोल देना चाहते हैं, ये ठगबाजी हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जेपीसी का जो तजावीज़ थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उनका हवाला दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको बताते हैं। अब जब ये बिल्स लाए जा रहे हैं, रिजर्वेशन वाले बिल और दूसरे बिल पर भी रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत पर तनकीद की है और कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं कर रही है। हतमी फैसले से कबल बिल गैरआईनी है। हसनैन मसूदी के मुताबिक हुकूमत पहले इंतखाबात का ऐलान करे, फिर ये सारी चीज़ें। आज उनने हवाला दिया कि अगर एक मामला अदालत के ज़ेरे समात है, 370 पर फैसला आना बाकी है, कल अगर हुकूमत के 5 अगस्त 2019 जिस फैसले को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसले को ख़त्म कर दिया जाता है, वो फैसला यानी 370 रिस्टोर हो जाता है, तो फिर उसके बाद हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा। हवाला दे रहे थे, हुकूमत एक तरफ रिजर्वेशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन और साथ ही साथ एसटी के दर्जे में बहुत सारे लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। इसकी मुखालफत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुले तौर पर की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता, ये फैसला, ये जो बिल्स लाने का है, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, ये तब्दीलियां की जा रही हैं, तरामीम की जा रही हैं, ये गैर आईनी है क्योंकि मामला अभी सब जुडिस है। हसनैन मसूदी को जरा सुनिएगा, जिन्होंने इंतखाबात हुकूमत कराए इसका ऐलान करने का भी मुतालबा किया। जो रास्ता जो आप इख्तियार करें, आप फौरन ही इलेक्शन का ऐलान कीजिए, इलेक्शन कराइए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है, मुझे लगता है ये बॉर्डर्स ऑन कंटेम्प्ट जो आप अभी ये जो आप यूज कर रहे हैं ना, जब आप यूज कर रहे हैं उस कानून का जो अंडर जुडिशियल सिक्योरिटी है, जो एक अंडर क्लाउड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, जब आप उस कानून को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो इंट्रोड्यूस करने, मुझे लगता है कि तब तक उस अपमानता है सुप्रीम कोर्ट की। ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारा, हमें फख्र है सुप्रीम कोर्ट पर। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले रेफर किए जाते हैं बाकी दुनिया में, लेकिन आप ही उसका अपमान कर रहे हैं। एंड इट बॉर्डर्स ऑन दैट। एक ऐसा कानून जो एडमिट किया फॉर्मल हियरिंग के लिए, जिस पर हियरिंग कंप्लीट की गई और जो अभी रिजर्व किया, आपके अटॉर्नी जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, सॉलिसिटर जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, उन्होंने दिफा किया, उन्हें डिफेंड किया, नहीं जी होना चाहिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने बात यह है कि आप देखिए, आप प्रेम्प्ट कर रहे हैं ना जजमेंट, आप डिसीजन प्रेम्प्ट कर रहे हैं। कैसे? जनाब जब कोई फैसला होगा जो आएगा, अब देखिए, लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल जो है, लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल फैसला आ जाएगा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत था, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल 3 के विरुद्ध में था, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप स्टेट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। यह विरुद्ध था आर्टिकल 1 के, जो कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स।
आपने इंडियन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स एक स्टेट की शनाख्त ही खत्म की। ये देखा, जैसे एक मोहल्ले में 10 घर हैं, हर एक घर एक मोहल्ला बनाता है, एक हैबिटेशन बनाता है, इसी तरह ये फेडरल सिस्टम है। हर एक ने इकट्ठे करके इसको फेडरल सिस्टम को एक नेशन बनाया। जब हमें जम्मू कश्मीर को आपने फ्रैगमेंट किया, डिवाइड किया, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि हमारी शिनाख्त जो एज मेंबर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1, आप तो खुद IAS ऑफिसर रहे फॉर तो लॉ मिनिस्टर हैं, तो आप कहिए क्या ये उस जब एक व्यक्ति की, एक कुंबे की, एक फर्द की आप शिनाख्त खत्म करते हैं, क्या वो उल्लंघन नहीं है, क्या वायलेशन नहीं है, क्या ये विरुद्ध नहीं है आर्टिकल 1 के? और जबकि आर्टिकल 3 आपको इख्तियार, यही हमने बहस की सुप्रीम कोर्ट के सामने और बहस सुनी गई। तो जनाब ये जो आप जो रास्ता आप अपना रहे हैं, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए ना। तो जनाब ये सारा जो आप कर रहे हैं, ये सारा जनाब इससे कोई मामले सुलझेंगे नहीं। जो किया जा रहा है इससे मामलात सुलझेंगे नहीं और पेचीदा होंगे। हसनैन मसूदी मुखालफत कर रहे थे जम्मू कश्मीर जो रिजर्वेशन तरमीमी बिल और साथ ही साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, यानी 2 बिल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किए, उनकी मुखालफत में नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हुई है। 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए।